औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिम मियात अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, ये एक सिविल का एक बहुत बहुत ही एक जनरल सा टॉपिक है कि आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन। परमानेंट इंजेक्शन का सूट क्या होता है, इसे किस तरह से फ़ाइल किया जाता है, स्टे ऑर्डर कैसे हासिल किया जाता है। परमानेंट इंजेक्शन का सूट, चूँकि अब हम लाहौर की बात कर रहे हैं, तो ये फ़ाइल किया जाता है सीनियर सिविल जज की अदालत में। ये सबसे ऊपर लिखा जाता है इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर। इसके बाद सूट के नंबर की जगह विद द एयर दी जाती है। इसके बाद प्लेंटिफ का नाम, इसकी वल्दियत और इसका एड्रेस होता है। वर्सिस में डिफेंडेंट का नेम, सन ऑफ, रेजिडेंशियल ऑफ, और इसका जो सकूनत का मुकाम है वो लिखा जाता है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, इनकी तादाद जितनी हो नंबरिंग देकर उतनी लिखी जा सकती है, 2 3 4 5 7 जितनी भी हो। इसी तरह डिफेंडेंट में जो तादाद हो, जितनी भी हो, वो तादाद लिखी जा सकती है जिन जिन के अगेंस्ट हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल करना हो। यहाँ पे यह बात एक काबिल ज़िक्र बात है कि अगर स्टे जो हासिल किया जा रहा है वो अगेंस्ट द सरकारी ऑफिशियल या सरकारी पार्टी है, जैसे कोई एसपी है, डीएसपी है, एसएचओ है, सब इंस्पेक्टर है, या कोई और होता, कोई भी सरकारी ऑफिसर हो सकता है, पटवारी हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, डीसीओ हो सकता है। तो ऐसा स्टे जब भी हम फाइल करेंगे जिसमें सरकारी पार्टी हो, वो स्टे फ़ौरन से हमें कोर्ट नहीं देगी, बल्कि अकॉर्डिंग टू द लॉ कोर्ट को पहले सरकारी पार्टी को नोटिस करना पड़ेगा। ये नोटिस कम अज़ कम 2 दिन का और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का होता है। ये नोटिस जारी करने के बाद ही कोर्ट स्टे ऑर्डर जारी करेगी, अदरवाइज़ कोर्ट स्टे ऑर्डर जारी नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम लिखने के बाद हमने मेन सब्जेक्ट लिखना होता है। वाज़िया रहे कि जितने भी सूट कोर्ट में फ़ाइल किए जाते हैं, इसमें 2 इंतहाई अहम चीज़ें होती हैं, जिसमें एक मेन सब्जेक्ट सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन, सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी इसका नाम हो। यहाँ पर आपने मेन सब्जेक्ट में इंतहाई एहतियात और सोच समझ के साथ लिखना है कि यहाँ कुछ गलती गड़बड़ ना हो जाए। एक ये जगह, और दूसरा दावे में लास्ट में जहाँ प्रेयर की जाती है, आपने जो चीज़ तलब करनी है इन दोनों मुकामात पर उसको वाज़िया तौर पर लिखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन दोनों जगह पर अपनी मतलूबा चीज़ को, अपनी मतलूबा रिक्वायरमेंट को नहीं फिल करेंगे, तब कोर्ट आपको वो मतलूबा रिक्वायरमेंट नहीं देगी। हालांकि आप प्रेयर में लिखते भी हैं कि एनी अदर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम फिट एंड अप्रोप्रिएट मे काइंडली बी अवॉर्डेड टू द प्लेंटिफ, बट ये फाइनल स्टेज पर जाकर होता है। और कोर्ट जब भी कोई ऑर्डर जारी करती है, वो आपका मेन सब्जेक्ट और आपकी प्रेयर को देखते हुए, उसकी रोशनी में कोई भी ऑर्डर जारी करती है, या कोई भी इंसाफ जो कानून के मुताबिक है वो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए करती है। इसके बाद प्रेयर कर लेने के बाद सबसे पहले पैराग्राफ में हमने ये बयान करना होता है कि जो एड्रेसेस हमने ऊपर लिखे हैं वो सारे करेक्ट हैं। सेकंड नंबर पर जिस प्रॉपर्टी का जिक्र हो, जिसको हम प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट बोलते हैं, प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन बोलते हैं, या जायदाद मतदाविया कह सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का मुकम्मल तौर पर, वाज़िया तौर पर मुकम्मल ज़िक्र करेंगे कि अगर वो प्लाट है तो उसका खेवट नंबर, इसका खतूनी नंबर, उसकी डायमेंशन, अगर वो मकान है तो वो 1 मंजिल है, 3 मंजिल है, 5 मंजिल है, उसकी डायमेंशन, और वो उसका रकबा कितना है, ये सारी चीज़ें हमने बतानी है। इसके बाद इस प्रॉपर्टी पे मेरा कब्ज़ा है, हमारा कब्ज़ा है या नहीं है, या इस पर क्या मामलात हैं, वो सारी हमें डिटेल से बतानी होते हैं। इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ,
मैं काबिज़ हूँ तो किस तरह से हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैंने यहाँ पर ज़िक्र उनका ज़िक्र करना ज़रूरी होता है। इसके बाद जो डिफेंडेंट है, अगर वो तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो इल्लीगली डिस्पोजेस कब्ज़ा छीनने की कोशिश कर रहा है, या आपका कोई कब्ज़ा है उसमें आपको कोई डिस्पोजेस करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई आपको कंस्ट्रक्शन करने से रोक रहा है, आपके पीसफुल पोजेशन में इंटरफेरेंस कर रहा है, ये तमाम बातें डिटेल के साथ आपने लिखनी है। इसके बाद आप बयान करेंगे कि जो शख्स आपको तंग कर रहा है उसका मकसद क्या, वजह अनाद भी अगर आपके पास मौजूद है तो उस वजह अनाद का भी आप ज़िक्र कर देंगे। इसके बाद 3 पैराग्राफ जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, जिसमें एक पैराग्राफ में आपने काज ऑफ एक्शन का ज़िक्र करना है, दूसरे पैराग्राफ में आपने कोर्ट फीस की, दूसरे पैराग्राफ में आपने जुरिडिक्शन का जिक्र करना है कि सूट प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एट लाहौर, दिस ऑनरेबल कोर्ट द बोथ द पार्टीज आर रिजाइडिंग एट लाहौर, दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ गॉट द जुरिडिक्शन, सो दिस वगैरह वगैरह, ये आपने बातें इसमें लिखनी है। तीसरे जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें आपने कोर्ट फीस का जिक्र कर देना होता है। इसके बाद यहाँ तक तो आपका दावा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आपने परमानेंट इंजेक्शन किया। अब इसके साथ जब सिविल दावा आप फाइल करते हैं, इसके साथ आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी लगानी होती है। अब वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, अगर मैं उस तरफ बढ़ूँगा तो जो हमारी आज की जो वीडियो है ये लंबी हो जाएगी, इसका टाइम पीरियड जो है काफ़ी इन्हांस कर जाएगा। इसके लिए किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लगाई जाती है। अभी हम सिर्फ केस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा दावा ख़त्म हो गया। दावा ख़त्म होने के बाद, अब दावा ख़त्म हो जाने के बाद हम साथ में हमने एक एप्लीकेशन लिखनी है जो कि 151 सेक्शन के तहत ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2, ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत ये एप्लीकेशन लिखी जाती है। इसमें हम स्टे ऑर्डर जो है वो ऑनरेबल कोर्ट से सीक करते हैं, डिमांड करते हैं, मांगते हैं, और इसके पैराग्राफ में हम बताते हैं कि अगर मुझे ना दिया गया स्टे ऑर्डर तो मुझे जो है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, और जो हमने ये एप्लीकेशन दी है इस एप्लीकेशन का फ़ैसला अभी होना है, इस केस का अभी फ़ैसला होना है। इसके फ़ैसला होने से कबल अगर मुझे स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाता है तो जो डिफेंडेंट है वो प्रॉपर्टी को कहीं फ़रोख्त कर सकता है, प्रॉपर्टी में तोड़ फोड़ कर सकता है, प्रॉपर्टी की हैयत को चेंज कर सकता है, गर्ज से किसी भी किस्म का प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मुझे जो है वो इररेपरेबल लॉस, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। लिहाजा इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि मुझे एड इंटरिम इंजंक्शन दे दिया जाए। एड इंटरिम इंजंक्शन जो हमारी एप्लीकेशन है उसका डिसाइड होने से पहले जो स्टे ऑर्डर दिया जाता है उसे एड इंटरिम इंजंक्शन बोला जाता है, कि जब तक इस एप्लीकेशन का फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक कोई भी पार्टी या जो मुखालिफ पार्टी है, स्टेटस को ऑर्डर भी दिया जा सकता है दोनों पार्टीज़ के लिए, या जो अपोजिट पार्टी है, जो डिफेंडेंट पार्टी है, वो इंटरफेरेंस ना करे या जिस भी नेचर का दावा हो वो काम जिससे कोर्ट मना करे वो ना करे। एड इंटरिम इंजंक्शन हो जाता है। इसके बाद में फिर जो अगर बहस के बाद अगर स्टे कंफर्म हो जाता है तो फिर परमानेंट जो इंजंक्शन है उसका ऑर्डर जारी हो जाता है। और यही बात थी जी, बस इतनी ही टॉपिक में इतना ही रखेंगे, इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वीडियो जो है वो ज़रा लेंथी हो जाती है। सरकारी पार्टी के हवाले से मैंने आपको बता दिया, स्टेटस को की भी मैंने बात कर दी कि जो कि स्टेटस को का बेसिकली मानी होता है सूरत हाल, यानी जैसी सूरत हाल है इसको मेंटेन रखा जाए दोनों पार्टीज़ के लिए। जब स्टेटस को का ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट जारी करती है तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट या पटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों जो है वो सेम सूरत हाल में रहते हैं, वो इस पोजीशन को फिर चेंज ना कर सकते हैं और ना ही कर पाते हैं। डिटेल से मैंने आपको बता दिया कि अगर ना दिया गया स्टे ऑर्डर तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा, और कोर्ट फ़ीस का भी मैंने ज़िक्र कर दिया। कोर्ट फ़ीस जो है वो चूँकि 25,000 तक तमाम दावाजात पर कोई कोर्ट फ़ीस नहीं होती है, 25,000 के बाद 7.5% के हिसाब से कोर्ट फ़ीस लागू हो जाती है। ये जो स्टे ऑर्डर वाले जो मामलात हैं, परमानेंट इंजंक्शन वाले जो मामलात हैं, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 35 जो है ये डील करता है। इसके अलावा सेक्शन 39, सेक्शन 41
वगैरह वगैरह, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ये परमानेंट इंजेक्शन के साथ डील करते हैं। इसमें बताया गया है क्योंकि ये जो स्टे ऑर्डर है इसकी कुछ इकसाम है, इसके इसकी काइंड्स है, इसके हवाले से जो है वो बताया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टे ऑर्डर से मुतल्लिका हम बेसिक जो मालूमात है उसको समझ गए होंगे। जो सो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होगा। अल्लाह हाफिज़।